यूट्यूब चैनल ऑन स्टेट केमिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप इस लेक्चर को प्लीज देख लेना। आप एकदम सही थंबनेल में क्लिक किए हो, क्योंकि वीटिक रिएक्शन ऐसे अप्रोच से कोई नहीं पढ़ाया है। सो देखो, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है वीटिक रिएक्शन। और वीटिक रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, इस रिएक्शन के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये रिएक्शन हुआ था 1950s के आसपास, और साइंटिस्ट को बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। और ये रिएक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है और बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, और जो मैं बोलते जाऊंगा प्लीज नोट करते जाना, और अपने कॉपी में प्लीज नोट करना, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे कुछ चीजें, सब चीज को आपको नोट करना पड़ेगा। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाए, अगर कोई भी चीज छूट जाए, इन दैट केस आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पूरा अंत तक देखना इस लेक्चर को, क्लियर कॉन्सेप्ट होने के लिए पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे। इसके बाद भी और 2 पार्ट आएगा। तो ये जो आज की लेक्चर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर। बेसिक्स आपका अगर मजबूत ना हो तो आगे जाके बहुत सारे दिक्कत आएगा। तो इस लेक्चर को देखो। तो पहले हम इस वीटिक रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। देखो, जनरली आप कब बोलोगे कि ये वीटिक रिएक्शन यहां पर होगा कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना, पहचान आना चाहिए कि ये रिएक्शन वीटिक रिएक्शन ही होगा। तो वीटिक रिएक्शन होने के लिए बेसिकली साइंटिस्ट ने कार्बोनिल कंपाउंड को लिया था, उसके साथ एक फास्फोरस इलाइट को लिया था। तो फास्फोरस इलाइट क्या है वो हम देखेंगे, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो फास्फोरस इलाइट है ये बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ बला नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी चीज है। तो बेसिकली क्या हुआ था, साइंटिस्ट ने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, उसके साथ फास्फोरस इलाइट को लिया था, और साइंटिस्ट ने क्या तैयार किया था, इस कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन की जनरेशन कर दिया, और वी कैन से ओलिफिन की जनरेशन कर दिया। और ओलिफिन के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, देखो, फॉस्फीन ऑक्साइड, दैट इज PH3P डबल बॉन्ड 2। हाँ या ना? अब यहां पर प्लीज ध्यान से देखना, सर कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, उसके साथ सर एक फास्फोरस इलाइट होना चाहिए, तभी ये वीटिक रिएक्शन हो सकता है। अब देखो, रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड तो लैब में मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर लैब में वो कॉमर्शियली अवेलेबल होता है। पर फास्फोरस इलाइट इज नॉट अवेलेबल इन द लैब। For that case we have to what? क्या करना पड़ेगा, अगर लैब में वो चीज नहीं प्रेजेंट हो तो वो हमको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमको किसी के साथ किसी का रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जेनरेट कर सकते हैं। देखो यहां पर प्लीज सामने देखना। तो सर वीटिक रिएक्शन कब होगा, जब एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ फास्फोरस इलाइट की रिएक्शन हो जाएगा, तो ओलिफिन एक तैयार होगा, उसके साथ फॉस्फीन ऑक्साइड होगा, ये वीटिक रिएक्शन। तो मेनली हमको यहाँ पर एक ही चीज में फोकस करना है, कौन सा चीज बोलो ना, फास्फोरस इलाइट है कि नहीं। अगर होगा तो वीटिक होगा, और फास्फोरस इलाइट के साथ किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब बोलो ना, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं, हाँ या ना। अब यहां पर देखो, इलाइट का मतलब आप लोग पहले समझो। फास्फोरस इलाइट जाने से पहले पहला वर्ड हमको जानना पड़ेगा, दैट इज इलाइट। इलाइट क्या है, इलाइट ऐसा चीज है, एक डाइपोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। दिस इज अ डाइपोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। देखो इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या है, एक इलाइट है। क्यों इलाइट है, यहां पर डाइपोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी कब जनरेट होगा, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑब्वियसली है। हाँ सर, ये तो कार्बन है, ये तो फास्फोरस है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए नेगेटिव, और फास्फोरस की क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बेस ज्यादा है इसलिए ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर डाइपोलर है, पर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके साथ क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम। यहां पर हमने क्या देखा, बेसिकली कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, सर कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, फास्फोरस के ऊपर। ये क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के
कारण कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके रेस्पेक्ट में कम है सर, कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये है। अब यहां पर देखो जनरली व्हीटिंग रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, ये फास्फोरस इलाइट, व्हीटिंग रिएक्शन में हमको एक फास्फोरस इलाइट लेना पड़ेगा। वहां पर ही मैंने एक एग्जांपल बताया कि फास्फोरस किसके साथ अटैच्ड होगा, फास्फोरस विल बी अटैच्ड टू कार्बन, फास्फोरस कार्बन के पास में होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, दैट इज इसके बगल में होना चाहिए। अब ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव आएगा और मैंने क्या बोला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आएगा वो कार्बन कैसा हो जाएगा, वो कार्बन, देखो मैंने क्या लिखा, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन अलाउ द इलाइट, ये जो इलाइट है ना, वो इलाइट के अंदर जो कार्बन है उसके ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाए तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अरे हाँ या ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए वो तो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब यहां पर ध्यान से एक चीज सुनना, इस पे ध्यान से देखो, इस पे देखो क्या है सर, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या सर, जनरली तो कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करता है इसलिए तो उसको गरीब सेंटर बोलता है, पर यहां पर तो सर कार्बन क्या सेंटर बन जाए, अमीर बन गया सर, अमीर। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, कार्बन की पोलैरिटी रिवर्स हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गया। तो पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब क्या है, पोलैरिटी का रिवर्स होना मतलब यहां पर क्या हो गया, ये जो कार्बन अगर पोलैरिटी इसका रिवर्स हो जाए, इन दैट केस आप यहां पर बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में पढ़े हो, क्या है, पोलैरिटी अगर इनवर्स हो जाए उस चीज को क्या बोलते हैं, बोलो आम्पुलंग इफेक्ट, आम्पुलंग बोलते हैं ना। तो ये जो बेसिकली व्हीटिंग रिएजेंट है, ये हम देखेंगे जनरली व्हीटिंग रिएजेंट है, ये रिवर्स रिएक्टिविटी शो करता है, दैट इज कार्बन जनरली अमीर सेंटर नहीं होता है, वो गरीब सेंटर होता है। पर यहां पर क्या हो गया सर, ये तो बहुत ही अमीर सेंटर हो गया, इसलिए इसको आप रिवर्स रिएक्टिविटी भी बोल सकते हो, हाँ या ना। अब प्लीज सामने देखना सर, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना और इस फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो सर ये जो स्ट्रक्चर है ये सर स्टेबल है, जरूर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि देखो दो ऑपोजिट चार्ज आसपास है, सामने सामने है। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग फिजिक्स से जानते हो ना, दो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करता है एक दूसरे के साथ। पर अगर डिफरेंट चार्जेस आ जाए, दो ऑपोजिट चार्जेस आ जाए तो क्या होगा, बोलो एट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए भी आप स्टेबल बोल सकते हो, और उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो क्या होता है सर, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और फास्फोरस के पास क्या है सर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, फास्फोरस की डी ऑर्बिटल तो वैकेंट है, वहां पर कॉन्जुगेशन करके स्टेबिलिटी उसको मिल सकता है। तो इसलिए ये फॉर्म भी इलाइट की क्या है, मिलता है, और ये फॉर्म इलाइट की ज्यादा स्टेबल है। दोनों ही इलाइट की फॉर्म है बट ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान से नोट करना। तो हमने क्या देखा अभी तक सर, हमने यही देखा कि हमको एक कार्बोनिल कंपाउंड जब देगा उसके साथ फास्फोरस इलाइट देगा और एल्किन हम तैयार करेंगे इस व्हीटिंग रिएक्शन की मदद से और उसके साथ फॉस्फीन ऑक्साइड जनरेट करेंगे। तो जनरली डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहां पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये टोटली डिसाइडेड इस फास्फोरस इलाइट के ऊपर। फास्फोरस इलाइट हम कैसा लेंगे उसके ऊपर ही यहां पर डिपेंडेंसी है। अगर हम यहां पर दो हाइड्रोजन ले लेते तो ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता। गॉट इट, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो अब यहां पर देखो, मैंने एक चीज पहले ही बोला कि फास्फोरस इलाइट इज नॉट कॉमर्शियली अवेलेबल इन द लैब। फॉर दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमको इलाइट को बनाना पड़ेगा, उसके साथ इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ओके, तो पहले इसको नोट करो, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे फास्फोरस इलाइट को तैयार करोगे। ओके, ठीक है, तो ठीक से नोट डाउन कीजिए आप लोग।
और एक बार हम लोग देख लेते हैं ये इलाइट, मैंने क्या बोला, एक डाइपोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसपास रहेगा। यहां पर हमने क्या देखा, फास्फोरस इलाइट के केस में हमने देखा कार्बन के उस ऊपर जो नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन आयन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है एक हेटेरो एटम। कौन सा है? जनरली यहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर हो सकते हैं। अलग अलग इलाइट के केस में, सल्फर इलाइट के केस में सल्फर अटैच्ड होगा इस कार्बन आयन के साथ। यहां पर मैंने क्या बोला, फास्फोरस इलाइट, इसलिए ये कार्बन आयन फास्फोरस के साथ अटैच्ड है। अब यहां पर प्लीज जल्दी से नोट कर लो, मैं फास्फोरस इलाइट को बोल रहा हूं कैसे ये हम लोग जनरेट करेंगे। तो चलो गाइस आप देख लेते हैं कैसे हम लोग फास्फोरस इलाइट को तैयार करेंगे। तो मैंने एक स्कीम लिखा, क्या, जब हम 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन करवा देंगे तो फॉस्फोनियम सॉल्ट की एक जनरेशन होगा। उसके साथ जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की एक रिएक्शन कराएंगे, दैट इज एक हमको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, उसके साथ जब हम इसका दैट इज फॉस्फोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे तो हम फास्फोरस इलाइट को जनरेट करेंगे। अब देखो मैंने एक स्कीम लिखा, अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब आप लोग एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो लेट अस टेक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो मैंने क्या लिखा, CH3I। तो एक एग्जांपल है इसका, सर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो इसके साथ इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन होगा। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर प्लीज ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, इस फास्फोरस के पास सर लोन पेयर है, ये जाके किसके ऊपर डोनेट करेगा, सर ये जो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो सिग्मा स्टार है ना, इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड टूटेगा, अगर बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा, सर फॉस्फोनियम सॉल्ट की तो जनरेशन हो जाएगा। तो CH3 उसके साथ यहां पर क्या होगा, फास्फोरस के ऊपर सर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि डोनेट किया। अब यहां पर I माइनस हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको क्या, सर फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब यहां पर प्लीज ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक, बेहतरीन से एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ये क्या है, ये 3 फिनाइल के साथ अटैच्ड है, और फिनाइल ग्रुप तो बहुत ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो अगर खींचेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक बन जाएगा, हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगा। अब रिएक्शन मीडियम में क्या मैंने बोला, सर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सर रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो अगर बेस भी प्रेजेंट हो सर, एसिडिक प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो, तो कौन सा रिएक्शन होगा, सर एसिड बेस रिएक्शन। और कौन सा होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये बेस आके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद सर यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर फास्फोरस के ऊपर तो सर पॉजिटिव था वो रह जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सर फास्फोरस इलाइट। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ओके, मैंने ऑलरेडी बोल दिया पहले जब मैं बेसिक बातें कुछ बताया था। तो इसका और एक फॉर्म है सर, हाँ, तो ये कॉन्जुगेशन अगर करे तो ये फॉर्म में जा सकते हैं, हाँ सर। तो इसका और एक नाम है दैट इज फॉस्फोरेन, इस स्ट्रक्चर का नाम है फॉस्फोरेन, फॉस्फोरस इलाइट भी बोल सकते हो, उसके साथ इस स्ट्रक्चर की ओनली नाम है फॉस्फोरेन। देखो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। अब ये जाके कहां पर अटैक करेगा, सर कार्बोनिल कंपाउंड आपने जो लिया था ना, कार्बोनिल कंपाउंड आपने जो लिया था ना, उसके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा। एकदम सही, आपने एकदम सही बोला। तो मैंने इस कार्बोनिल कंपाउंड को लिया था, अब इसके साथ इसका रिएक्शन करवा दो एकदम। क्यों सर करवा देंगे, क्योंकि सर अमीर गरीब सब प्रेजेंट है। देखो ये जो कार्बन सेंटर है ये बहुत ही अमीर सेंटर है, अमीर बन गया है। अब तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है। अब यहाँ पर प्लीज ध्यान से सुनना और नोट करते जाना, सर ये तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एकदम सही। और ये ऑक्सीजन के ऊपर सर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसलिए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इस कार्बन के साथ सर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, उसके साथ सर 3 फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके यहां पर इसके साथ बॉन्ड बना देगा। अब इसका नाम क्या है, ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ इसका एक नाम है बीटाइन इंटरमीडिएट। अब जब ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, इन दैट केस जो मॉलिक्यूल होगा वो ऐसा दिखाई देगा। देखो प्लीज ध्यान से देखना। अब इसका जो नाम होता है, इसका नाम है ऑक्साफॉस्फेटेट इंटरमीडिएट। अब क्या होता है, इस रिएक्शन की सर ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स क्या है सर, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स यही है कि किसी भी करके फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। अगर फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो एकदम हल्ला हो जाएगा, एकदम हल्ला बोल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, लास्ट स्टेप में यही दिखा गया है कि फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना यही रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा और ये कार्बन और फास्फोरस के बीच में जो बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। तो यहां पर क्या फायदा ही फायदा। यहां पर क्या हुआ, देखो कार्बन के साथ कार्बन की सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में चला जाएगा, इसका मतलब वो भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया। उसके साथ साथ यहां पर क्या हुआ, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन की भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एकदम फायदा ही फायदा। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, PHCP डबल बॉन्ड, तो उसके साथ सर R डबल बॉन्ड CH2। तो हमने ओलिफिन और एल्किन, अब जो भी बोल सकते हो बोल लेना, तो हमने जेनरेट कर दिया। उसके साथ सर फॉस्फिन ऑक्साइड जेनरेट हो गया। अब देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कार्बन आयन जाके यहां पर अटैक किया, ये सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। यहां पर एविडेंस ऑफ दिस मैकेनिज्म प्रूव्स दैट ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ ये 2+2 साइक्लो एडिशन से किया, ये जाके यहां पर एकदम ही नहीं अटैक किया। ओके, समझ में आ रहा है। तो बुक में यही लिखा गया है कि यहां पर जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है ये 2+2 साइक्लो एडिशन के थ्रू गया है, ये जाके यहां पर एकदम नहीं अटैक किया। बोला था, आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट पॉइंट। 2 इलाइडी, यहां पर 2 इलाइड की स्ट्रक्चर है, दोनों फॉर्म में से ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म है, तो स्टेबल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली सर स्टेबल फॉर्म तो एग्जिस्ट ही करेगा। तो ये फॉर्म जाके इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ये फॉर्म नहीं करता है। ओके, समझ में आ रहा है, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ये जाके इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये जाके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ये जाके कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर पहला स्टेप रिएक्शन की मैकेनिज्म में दिखाऊं, पहला स्टेप को छोड़ के जो मैंने स्टेप बोला, पहला ये पहला स्टेप ये गलत है, एकदम गलत है, मत लिख के आना एग्जाम में, मार्क्स एकदम कट जाएगा। देखो पहला स्टेप की अगर मैं बात बताऊं, पहला स्टेप ऐसा होगा RC डबल बॉन्ड O, उसके साथ R' और मैंने क्या बोला था, हमको क्या लेना पड़ेगा, अरे ये फास्फोरस इलाइड को लेना पड़ेगा, PHCP, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 था ना। और मैंने क्या बोला, पहला स्टेप किसके थ्रू जाएगा सर, 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 2+2 साइक्लो एडिशन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 2, दैट इज 2+2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इन्वॉल्व होगा, यहां से 2 यहां से 2, तो यहां पर क्या होगा, ऐसा होगा। देखो ये जाके यहां पर, ये जाके यहां पर, तो यहां पर 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगा, RC, यहां पर R' हो जाएगा, उसके साथ कार्बन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस की बॉन्ड बन जाएगा, फास्फोरस की बॉन्ड बन जाएगा, तो फास्फोरस PPH3। ओके, अब यहां पर CH2 रहेगा। अब इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक क्या है सर, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक क्या है, अरे बोलो, सिंगल बॉन्ड है, और क्या है। अब देखो अब क्या होगा, अब ये फॉलो होगा, ये स्टेप फॉलो होगा। तो यहां पर मैंने क्या
एक ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, मैं एक ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पर बीटा इन इंटरमीडिएट ना फॉर्म ही नहीं हुआ, यहाँ पर एक बार में ऑक्सा हॉस्पिटल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में सिमिलर मैकेनिज्म ये होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या जनरेट करेंगे सर, एल्कीन जनरेट करेंगे और उसके साथ साथ सर फॉस्फीन ऑक्साइड को भी जनरेट कर देंगे। हाँ या ना, समझ में आया? तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म, अगर वीटिक की एक्चुअल मैकेनिज्म, वीटिक की मैकेनिज्म आए तो ओनली ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप दिखा के आ जाना, मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं आए, बहुत सारे रेफरेंस है, पीएस कलसी बुक को बोल देना, उसके साथ आप लोग चौंदोल शाह बुक को भी बोल सकते हो, उसके साथ आप लोग निमाई थ्योरी बुक को भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। क्लेडेन में भी आई थिंक दिया गया है, वो उतना अच्छे से मैकेनिज्म नहीं किया है, तो इसलिए आप बहुत सारे बुक की रेफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की एविडेंस यही बोलते हैं कि रिएक्शन 2+2 साइक्लो एडिशन के थ्रू गया, ना कि ये कार्बन आयन जाके यहाँ पर अटैक कर दिया। समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। अब पार्ट नंबर 2 में बहुत ही हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, प्लीज देख लेना, क्योंकि इलाइट की भी टाइप्स होता है, वो टाइप्स में बताऊंगा, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा और इंट्रामोलिकुलर वीटिक रिएक्शन भी मैं उस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। प्लीज देख लेना इस लेक्चर को, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये जो वीटिक रिएक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 वेरी मच इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बहुत बार ये रिएक्शन आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।